हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्नोलॉजी। आज मैं हिंदी की पाठ्य योजना बनाकर लाई हूँ आपके लिए, जो कि है हमारा टॉपिक उपसर्ग। ठीक है, सो ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है टॉपिक। ठीक है, फिफ्थ क्लास में भी होता है, मगर मैंने सिक्स और सेवन्थ क्लास के हिसाब से बनाया है। ठीक है, आप इसे फिफ्थ क्लास में भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने तरीके से उसे मोड करके। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्या करना है इसमें, कैसे बनाते हैं हिंदी का लेसन प्लान। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कर दीजिए, ऐसे और लेसन प्लान के लिए। और मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है दूसरे सब्जेक्ट्स पर भी, बहुत सारे टॉपिक्स हैं उसमें मैंने जो कवर कर रखे हैं लेसन प्लान में। तो अगर आप नए हैं तो जाके वो ज़रूर देखिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और बेल आइकन भी प्रेस करिए। चलिए शुरू करते हैं। तो हिंदी की पाठ्य योजना में हम सबसे पहले अपनी डिटेल्स लिखते हैं। जैसे कि अध्यापिका का नाम आएगा, यानी कि आपका नाम आएगा। ठीक है, अगर आप अभी टीचिंग नहीं स्टार्ट करी है और आप अभी पढ़ रहे हैं, बीएड, डीएलएड, बीटीसी किसी में भी हैं, तो आप यहाँ पे लिखेंगे छात्र अध्यापिका। ठीक है, तो छात्र अध्यापिका का नाम। उसके बाद आ जाएगी कक्षा, आप जौन सी कक्षा के लिए यूज़ करेंगे, यानी कि सिक्स या सेवन जो भी लिख सकते हैं। उसके बाद आ जाएगा विषय, तो हमारा ये हिंदी व्याकरण का टॉपिक है, तो हिंदी व्याकरण। फिर आ जाएगा शीर्षक, जो कि उपसर्ग है। उसके बाद आ जाएगा हमारी दिनांक। ठीक है, जिस डेट को आपने पढ़ाना है वो वाली तारीख। ठीक है, और फिर आ जाएगी अवधि, तो यानी कि कितना देर लगेगी आपको ये पाठ पढ़ाने में, तो करीबन 40 मिनट, क्योंकि उतने का ही एक पीरियड होता है। ठीक है, तो वो हम लिख देंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारी पाठ्य योजना में, सामान्य उद्देश्य। ठीक है, तो जो सामान्य उद्देश्य होते हैं, जैसे कि आपको पता ही होगा कि वो विषय से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, यानी कि हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो ये हम हर हिंदी व्याकरण के पाठ्य योजना में हम यही एग्जैक्ट सामान्य उद्देश्य लिख सकते हैं। ठीक है, आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, मगर जो उसका अगला टॉपिक है विशिष्ट उद्देश्य, वो अलग होते हैं, क्योंकि वो टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सामान्य उद्देश्य क्या है। पहला है हिंदी भाषा के नियमों का ज्ञान कराना। दूसरा, हिंदी भाषा सही तरह से बोलना, पढ़ना व लिखना सिखाना। तीसरा, हिंदी भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करना। चौथा, छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि उत्पन्न करना। ठीक है, उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य आ जाएगा। विशिष्ट उद्देश्य हमारे छात्रों को उपसर्ग की परिभाषा समझाना, छात्रों को उपसर्ग के उदाहरण देने के योग्य बनाना, छात्रों को उपसर्ग के भेदों के बारे में बताना, और चौथा है छात्रों को उपसर्ग दैनिक जीवन में होने वाली बोलचाल में प्रयोग करना सिखाना। ठीक है, उसके बाद जी हमारा अगला टॉपिक आ जाएगा हमारे पाठ्य योजना में, सहायक सामग्री। सो सहायक सामग्री क्या होता है कि हमारे को क्या क्या चाहिए एक टीचर को पढ़ाने के लिए वो पाठ। ठीक है, तो इसमें आप जो जो आपको चाहिए आप सब लिख सकते हैं, जैसे कि चौक, डस्टर, श्यामपट्ट, संकेतिका, चार्ट, ये सब तो चाहिए ही होता है। ठीक है, तो वो हम लिख देंगे आदि। उसके बाद आ जाएगा हमारा पूर्व ज्ञान। तो पूर्व ज्ञान में हम क्या लिखेंगे, छात्र उपसर्ग के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा पूर्व ज्ञान परीक्षण। ठीक है, जिसमें अध्यापक जो होगा कुछ प्रश्न पूछेंगे और छात्र जो होंगे वो कुछ जवाब देंगे। ठीक है, तो वो हम यहाँ पे लिखते हैं। तो इसके लिए हम दो कॉलम बनाएंगे, एक में लिखेंगे अध्यापक क्रियाएं और दूसरे में छात्र क्रियाएं। तो पहला सवाल होगा, आपके जन्मदिन पर सब आपको क्या देते हैं, तो छात्र बोलेंगे उपहार। ठीक है, दूसरा होगा, उपहार शब्द किन दो शब्दों को जोड़कर बना है, तो वो बोलेंगे उप और हार। ठीक है, सो हार से पहले कौन सा शब्द जुड़ा हुआ है, तो बोलेंगे उपशब्द। फिर हम पूछेंगे उपशब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या कहलाता है, तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम उद्देश्य कथन बोलेंगे कि आओ बच्चों, आज हम उपसर्ग के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाता है प्रस्तुतिकरण, अगला टॉपिक। प्रस्तुतिकरण में क्या होता है कि हम ऐसे चार कॉलम बनाते हैं अपने लेसन प्लान में, और उसमें शिक्षण बिंदु पहला होता है, दूसरा होता है अध्यापक क्रियाएं, तीसरा छात्र क्रियाएं, और चौथा होता है शामपट्ट कार्य। ठीक है, आप चाहे तो शामपट्ट कार्य में आप ब्लैक कलर का पेपर लगाकर और उस पर वाइट पेन से भी लिख सकते हैं, जिससे लगेगा कि जैसे आप सच में एक शामपट्ट पर लिख रहे हैं। ठीक है, सो पहला शिक्षण बिंदु है उपसर्ग की परिभाषा। तो पहले अध्यापक क्या करेगा कि उपसर्ग की परिभाषा बताएंगे। ठीक है, तो पहला हम बोलेंगे जैसे कि उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द से पूर्व लगाकर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं या उसमें नई विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, जैसे कि निवास, तो नी प्लस वास। ठीक है, उपवन, उप प्लस वन। छात्र क्या करेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और हम शामपट पर क्या करेंगे, हेडिंग लिख देंगे उपसर्ग, और उसकी परिभाषा जो हमने बोली हम वही लिख देंगे। ठीक है, और फिर हम उदाहरण भी उधर साथ में मेंशन कर देंगे सेम। उसके बाद हमारा आ जाएगा अगला शिक्षण बिंदु, उपसर्ग के भेद। ठीक है, या प्रकार भी लिख सकते हैं। तो उसके बाद हम क्या बताएंगे, हिंदी भाषा में चार प्रकार के उपसर्ग होते हैं। पहला संस्कृत के उपसर्ग। ठीक है, तो हम एक एक करके सबको समझाएंगे। तो पहला है संस्कृत के उपसर्ग, वो क्या होता है, और हम इसको ब्लैक बोर्ड पर भी लिखते जाएंगे। ठीक है, साथ साथ उपसर्ग के प्रकार, संस्कृत के उपसर्ग, जैसे कि हमने ब्लैक बोर्ड पे लिखा है, यहाँ पे देख लीजिए, उपसर्ग और उनके अर्थ।
ठीक है। और हम ये साथ साथ समझाएंगे भी, जैसे हम बोलेंगे अ उपसर्ग का अर्थ अभाव और अति उपसर्ग का अर्थ अधिक होता है, ठीक है। और यही हमने ब्लैक बोर्ड पे भी लिख दिया, अ का अभाव और अति का अधिक, ठीक है। और उदाहरण देंगे हम, जैसे कि अ प्लस न्याय जो कि बना अन्याय, और अति प्लस याचार जो बना अत्याचार, ठीक है। और हम ब्लैक बोर्ड पे भी इसके उदाहरण लिखेंगे, जैसे कि अ उपसर्ग से कौन कौन से शब्द बनते हैं, जैसे कि अन्याय और अचल, ठीक है। और अति से अधिक, अत्यधिक और अत्याचार, ठीक है। उसके बाद दूसरा हमारा आ जाता है प्रकार हिंदी के उपसर्ग, ठीक है। सो दो उपसर्ग का अर्थ दोनों, सॉरी, दो या कम होता है, और बिन उपसर्ग का अर्थ रहित होता है, ठीक है। सेम चीज़ हम ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे और उदाहरण देंगे, दू प्लस गना दुगना, और बिन प्लस मांगा बिन मांगा, ठीक है। और इसके उदाहरण ऐसे देंगे, जैसे दू उपसर्ग के और कौन से उदाहरण, कौन से शब्द बनते हैं दू उपसर्ग को यूज़ करके, दुगना दुर्गम, और बिन को बिन मांगा बिन बुलाया, ठीक है। इसके बाद हमारा तीसरा प्रकार आ जाएगा उर्दू व फारसी के उपसर्ग। कम उपसर्ग का अर्थ थोड़ा होता है, तथा बद उपसर्ग का अर्थ बुरा होता है, ठीक है। जैसे कि कम प्लस जोर यानी कि कमज़ोर, ठीक है। तो कम का अर्थ जो है वो थोड़ा होता है ना, यानी कि जिसमें कम जोर है, ठीक है, थोड़ा जोर है। तो बद प्लस नाम बदनाम, तो बद का मतलब बुरा होता है, तो बदनाम कौन होता है, जिसका नाम खराब हो रखा होता है, बुरा हो रखा होता है, ठीक है। ऐसे ही तो हम उदाहरण भी ऐसे देंगे, कम उपसर्ग का इस्तेमाल करके कौन से और शब्द बनेंगे, जैसे कमज़ोर और कमसिन, और बद का बदनाम और बदकिस्मत, ठीक है। सेम चीज़ हम ब्लैक बोर्ड पे लिखते जाएंगे। और फिर चौथा है उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होने वाले अव्यय, ठीक है। तो या फिर हम इनको ये भी बोल सकते हैं संस्कृत के अव्यय, ठीक है। सो सत उपसर्ग का अर्थ सच्चा, तथा सह उपसर्ग का अर्थ सात होता है। जैसे कि सत प्लस कर्म तो बन गया सत्कर्म, सह प्लस पाठी क्या बन गया सहपाठी, ठीक है। और सत का और क्या उदाहरण होगा, जैसे कि सत्पुरुष, और सह का सहयोग, ठीक है, सहकर्मी, कुछ भी आप कह सकते हैं, ठीक है। सो इसके बाद हमारा अगला जो टॉपिक आता है हमारी पाठ्य योजना में, वो आता है मूल्यांकन प्रश्न, ठीक है। मूल्यांकन प्रश्न पाठ पढ़ाने के बाद पूछे जाते हैं, ठीक है। पहला प्रश्न है उपसर्ग किसे कहते हैं, दूसरा उपसर्ग के कितने भेद होते हैं, तीसरा अति अनु बिन उपसर्गों से कोई नए शब्द बनाकर बताओ, ठीक है। जो ये हम डिस्कशन कर सकते हैं। उसके बाद आ जाएगा हमारा गृह कार्य, जिसमें हम बोलेंगे निम्नलिखित शब्दों से, निम्नलिखित शब्दों के उपसर्ग पहचान कर लिखो, ठीक है। सो आपको ढूंढना है कि क्या उपसर्ग है और उसको आपको तोड़कर लिखना है। जैसे पहला है अतिथि, दूसरा विनम्र, तीसरा स्वागत, चौथा उपस्थित, और पांचवा सुप्रसिद्ध, ठीक है। सो ये हमारा गृह कार्य है, और ये था मेरा लेसन प्लान, या हमारा लेसन प्लान ख़त्म होता है। आई होप आप सबको अच्छा लगा हो। अगर ये आपके काम आया और आपको अच्छा लगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में भी लिख कर बताना, और एक थम्स अप ज़रूर दे देना, ठीक है। और मेरी वीडियो को शेयर भी करना अपने उन दोस्तों के साथ जिनको इसकी ज़रूरत होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल।